अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ लाइट का 4th टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन लाइट डिफ्रैक्ट करती है, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, और इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम में एंट्री में MCQs की सूरत में आ सकते हैं, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या है आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के कानून या असूलों के मुताबिक, इफ़ वी प्लेस एन ऑपेक ऑब्जेक्ट बिटवीन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन, अगर हम किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट को जिसमें से रोशनी क्रॉस ना करे उसको लाइट सोर्स और स्क्रीन के दरमियान में रख दें, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये स्क्रीन है। स्क्रीन और लाइट सोर्स के दरमियान में जब हम कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो स्क्रीन पर बनेगा, क्योंकि रोशनी जो है वो ऑपेक ऑब्जेक्ट में से क्रॉस नहीं करती, इस वजह से स्क्रीन पर उसका शेडो बन जाता है। इसके अलावा ये जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स हैं ये कुछ और भी बातें बताते हैं, जैसे नंबर 1, नो लाइट रीचेज विदिन द ज्योमेट्रिक शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द स्क्रीन। नो लाइट रीच मतलब कोई भी रोशनी शेडो के अंदर नहीं होनी चाहिए। जितनी जगह पर शेडो है उस शेडो के अंदर कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, आउटसाइड द ज्योमेट्रिक शेडो द स्क्रीन इज़ यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। शेडो से जो बाहर वाली जगह है स्क्रीन पर, वहाँ पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन या यकसां रोशनी होनी चाहिए। तो बेटा ये तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, होना ऐसा चाहिए। पर हकीकत में हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो तो कुछ और ही होता है। उसमें क्या होता है, वी ऑब्ज़र्व दैट नियर द एजेस ऑफ द शेडो अ पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स अपीयर्स। शेडो के जो एजेस होते हैं उसके अराउंड ब्राइट और डार्क कलर के ये जो बैंड्स हैं वो दिखाई देते हैं। भाई शेडो के अराउंड, आउटसाइड द शेडो, स्क्रीन के ऊपर तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। और नो लाइट शुड रीच इनसाइड द शेडो। पर यहाँ पर शेडो से बाहर ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं और शेडो के अंदर लाइट क्यों जा रही है। तो इस ऑब्जर्वेशन में से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ द लाइट का कुछ हिस्सा हैज़ बेंट हो गया है इनसाइड द ज्योमेट्रिक शेडो, और बेंट होकर वो शेडो के अंदर चला गया है। इसी वजह से हमें लाइट शेडो के अंदर नज़र आती है और किनारों के आसपास ये पैटर्न भी दिखाई देता है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें कि इस सोर्स में से जब रोशनी इस ऑब्स्टेकल या ऑपेक ऑब्जेक्ट के किनारों को लगती है, ये देखो इसको लगी और नीचे से इसको एज को लगी, तो किनारे को लगकर बेंट हो गई और बेंट होकर शेडो के अंदर चली गई जहाँ पर उसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि रोशनी स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो तो ये देखो सीधी जा रही है और ये सीधा जाते जाते यहाँ पर लगनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ पर शेडो बनना चाहिए था। पर जब ये ऑब्स्टेकल को लगी और इसके किनारे को लगकर बेंट होकर अंदर चली गई,
यही वजह है कि रोशनी शेडो के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन तो इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है ही नहीं जो आप समझ रहे हो कि पता नहीं ये क्या है। तो लाइट का बेंट हो जाना, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के किनारे को लगती है, जैसे कि रेज़र ब्लेड, तो उसके किनारे को लगकर बेंट हो जाती है। जैसे बाल होता है और वो बेट के किनारे को लगकर उसको एज लगती है और वो कीपर के बदले स्लिप में चला जाता है, या इनसाइड एज लगकर बाल विकेटों में चला जाता है। तो इसी तरीके से लाइट जो है वो किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट को किसी अपर्चर में से गुज़रते वक्त या किसी शार्प किनारे को लगकर बेंट हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो आइए अब हम डिफ्रैक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। ऐसा अमल है जिसमें लाइट बेंड करती है किसी कॉर्नर्स के अराउंड ऑफ एन ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट या अपर्चर। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट और अपर्चर का मतलब है किसी सुराख। तो रुकावट या सुराख के जो किनारे होते हैं उसको लाइट लगकर बेंड करती है। पर ये जो साइज़ है अपर्चर या ऑब्स्टेकल की, ये छोटी होनी चाहिए। कितनी छोटी? जितनी लाइट की वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट जो है ये अपर्चर और ऑब्स्टेकल के किनारों को लगकर बेंड करे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम अपर्चर बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेटा याद कर लो कि ये जो डिफ्रैक्शन है ये इतनी आसानी के साथ नज़र नहीं आती, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है। साउंड और वाटर जो हैं इसकी वेव बड़ी हैं और उनके अंदर डिफ्रैक्शन आसानी के साथ नज़र आती है। पर लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, एंगस्ट्रॉम में होती है, जिसकी वजह से लाइट के अंदर जो डिफ्रैक्शन है इसको ऑब्ज़र्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। यही वजह है कि शुरू वाले जो साइंसदान हैं वो ये समझते थे कि लाइट डिफ्रैक्ट ही नहीं करती। तो जो डिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट हैं लाइट के अंदर वो लार्ज या प्रोमिनेंट तब होते हैं जब हम डील करें ऐसी ऑब्स्टेकल्स या अपर्चर के साथ जिनकी साइज़ कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसका मतलब है कि अगर अपर्चर और ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट इतने छोटे होते हैं जितनी लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, तभी जाकर हमें लाइट के अंदर जो डिफ्रैक्शन है वो प्रोमिनेंट ऑब्ज़र्व होगी, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होना चाहिए। ये बात आप यहाँ से भी समझो। अगर हमारे पास अपर्चर बड़ी है तो ये जो रोशनी के वेव फ्रंट हैं ये इसमें से आसानी के साथ आगे गुज़र जाते हैं और ज़्यादा डिफ्रैक्शन वगैरह या बेंडिंग वगैरह नहीं होती। बेटा कॉमन सेंस की बात है कि बड़ी चीज़ में से तो आराम से गुज़र जाता है बंदा। अगर आपको कोई बोले कि एक चूहे को या एक बिल्ली को एक खिड़की में से गुज़रना है तो वो तो बेटा आराम से गुज़र जाएगा, क्योंकि काफ़ी जगह होती है और बेंडिंग वगैरह नहीं मिलेगी। पर इन कंपैरिजन अगर इन्हीं वेव फ्रंट्स को छोटी अपर्चर में से गुज़रना पड़े तो अब तो बेटा ये फंस कर गुज़रेंगी और इनको अच्छी खासी बेंडिंग मिलेगी। तो आपने देखा कि अपर्चर की साइज़ को कम करने से किस तरीके से डिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखो, ये जो आगे है ये सोर्स है और ये जो है अपर्चर है और पीछे ये स्क्रीन है। जब ये अपर्चर साइज़ में बड़ी है तो रोशनी इस अपर्चर में से आसानी के साथ गुज़र जाती है और पीछे स्क्रीन पर कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं देता। जितनी जगह से रोशनी गुज़रती है एग्जैक्टली उतनी ही जगह पर स्क्रीन जो है वहाँ पर इल्यूमिनेशन होती है। पर अगर आप अपर्चर को थोड़ा छोटा करोगे तो लाइट फंसकर गुज़रेगी और स्क्रीन पर जो आपकी लाइट है वो थोड़ी वाइड हो जाएगी,
वो थोड़ा ज़्यादा वाइड होगी, क्योंकि जब लाइट फंसकर गुजरेगी तो ये थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी। अगर आप अपर्चर को और छोटा कर दोगे तो रोशनी और फंसकर गुजरेगी और डिफ्रैक्शन पैटर्न और ज़्यादा वाइड और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिफ्रैक्शन जो है वो साइज़ को छोटा करने से ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो है हमने डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स पढ़ने हैं, एक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को देखते हैं। बेटा ऐसी डिफ्रैक्शन जिसमें लाइट का सोर्स और स्क्रीन ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हों या काफ़ी दूर हों डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट से। बेटा जिस जगह पर डिफ्रैक्शन होनी है ये डिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सोर्स और स्क्रीन अगर ये काफ़ी दूर हैं तो इस किस्म की डिफ्रैक्शन को हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये भी समझ लें कि लाइट जब दूर से आती है तो लाइट के रे पैरेलल होते हैं, ठीक है, और जब नज़दीक से आती है तो लाइट के रे पैरेलल नहीं होते। जब लाइट दूर से आती है लाइट के रे पैरेलल होते हैं और वेव फ्रंट प्लेन होते हैं, और जब बेटा रोशनी नज़दीक से आती है तो लाइट के रे पैरेलल नहीं होते और वेव फ्रंट जो हैं वो भी प्लेन नहीं स्फेरिकल होते हैं। यहाँ पर रोशनी क्योंकि नज़दीक से आ रही है तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में लाइट के रे ऑब्स्टेकल की तरफ पैरेलल नहीं आते और वेव फ्रंट भी प्लेन नहीं होते, स्फेरिकल होते हैं। डिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट स्क्रीन की तरफ जाती है तो फिर भी लाइट के रे पैरेलल नहीं होते और वेव फ्रंट भी प्लेन नहीं स्फेरिकल ही होते हैं। समझ में आया? अब हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को भी देखते हैं। बेटा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं या काफ़ी दूर होते हैं फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल। जिस जगह पर या जिस अपर्चर में से डिफ्रैक्शन होनी है वहाँ से सोर्स और स्क्रीन काफ़ी दूर होते हैं। रोशनी क्योंकि काफ़ी दूर से आती है तो लाइट के रे पैरेलल आते हैं, डिफ्रैक्शन ऑब्स्टेकल या अपर्चर की तरफ पैरेलल आते हैं, और डिफ्रैक्शन के बाद भी स्क्रीन की तरफ भी पैरेलल जाते हैं। क्योंकि बेटा लाइट के रे पैरेलल आते हैं और पैरेलल जाते हैं, इसी वजह से जो वेव फ्रंट हैं वो भी प्लेन वेव फ्रंट की सूरत में आते हैं और डिफ्रैक्शन के बाद भी वो प्लेन ही जाते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब इस किस्म की ये जो डिफ्रैक्शन होती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, बेटा ये स्टडी करना कंपैरेटिवली ईजियर होती है। ठीक है, इसको स्टडी करना आसान होता है एज़ कंपेयर टू फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर लाइट के रे पैरेलल होते हैं और पैरेलल रेज को स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, पर हम लैब के अंदर इसकी स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लैब जो है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से सोर्स और स्क्रीन इतनी दूर हम कैसे रख सकते हैं। तो लैब के अंदर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की स्टडी करने के लिए हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे कि हमें दो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ करनी पड़ेंगी। ये देखो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो पहली कॉन्वेक्स लेंस है वो सोर्स और डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट के दरमियान में होगी, और ये क्या करेगी कि लाइट के रेज़ जो हैं उनको पैरेलल करेगी, क्योंकि सोर्स जो है वो लेबॉरेटरी के अंदर तो नज़दीक पड़ा होगा, जिसकी वजह से सोर्स में से जो रोशनी है वो पैरेलल नहीं होगी। तो लेंस क्या करेगी, इस लाइट को पैरेलल करेगी, और डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट पर तो रोशनी पैरेलल आएगी। तो फ्राउनहोफर की असल निशानी क्या है कि डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट पर रोशनी पैरेलल आए, पीछे से भली पैरेलल ना हो। तो लेंस ने इसको क्या कर दिया है, पैरेलल करके डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल पर गिराया है। अब आगे भी लाइट पैरेलल होंगे, पर एक और लेंस होगी
जो इनको कन्वर्ज करके दोबारा स्क्रीन पर फोकस करेगी। अगर बेटा ये कन्वर्ज ना करती तो पैरेलल रेज तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पर जाकर फोकस होते हैं। तो इन दो लेंसेज के ज़रिए हमने जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है उसको लैब में भी स्टडी कर लिया। आइए अब हम इसके अंदर जो 1 by 1 डिफरेंसेस हैं उनको एक चार्ट के ज़रिए समझते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। नंबर 1, सोर्स एंड स्क्रीन आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बेटा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन ये काफ़ी दूर होते हैं। बेटा यहाँ पर नज़दीक क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये लैब के अंदर किस तरीके से होता है वो दिखाया है। अगर ये लेंसेज नहीं होंगी तो फिर ये सोर्स और स्क्रीन काफ़ी दूर होंगे। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन आर नॉट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बेटा ये ज़्यादा दूर नहीं होते फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल आर प्लेन। बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट आते हैं वो डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल पर प्लेन आते हैं, क्योंकि लाइट के रे पैरेलल होते हैं तो वेव फ्रंट प्लेन आएंगे। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट आर स्फेरिकल, आने वाले जो वेव फ्रंट हैं वो स्फेरिकल होते हैं, क्योंकि लाइट के रे पैरेलल नहीं होते। डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टेकल्स गिव राइज टू द वेव फ्रंट विच आर आल्सो प्लेन। डिफ्रैक्शन के बाद भी जो वेव फ्रंट हैं वो प्लेन होते हैं, क्योंकि लाइट के रे अभी भी पैरेलल होते हैं। जबकि फ्रेस्नेल में वेव फ्रंट लीविंग द ऑब्स्टेकल आर आल्सो स्फेरिकल। डिफ्रैक्शन के बाद भी वेव फ्रंट जो हैं वो स्फेरिकल ही रहते हैं, क्योंकि लाइट के रे अभी भी पैरेलल नहीं हैं। सही हो गया। प्लेन डिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट आर कन्वर्ज्ड by means of a convex lens to produce diffraction pattern। बेटा ये फ्राउनहोफर में ये जो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं इनको कन्वर्ज करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और लाइट को स्क्रीन पर फोकस करते हैं। जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में नो कॉन्वेक्स लेंस इज़ नीडेड टू कन्वर्ज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके अंदर लाइट के वेव फ्रंट ऑलरेडी स्फेरिकल होते हैं और लाइट के रे ऑलरेडी कन्वर्ज हो रहे होते हैं, तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। आगे चलते हैं और अब बेटा हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट के हिसाब से हैं और इनका प्रोबेबिलिटी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट, द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस्को मारिया ग्रिमाल्डी। बेटा ये जो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस है या फिनोमेना है, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो बंदा था वो फ्रांसिस्को मारिया ग्रिमाल्डी था। Number 2, the diffraction effect was known to Newton, but he did not see in it any justification for the wave theory। न्यूटन को लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन का पता था, पर वो इसके अंदर वेव थ्योरी के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं समझता था। यानी लाइट के अंदर अगर डिफ्रैक्शन होती है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि लाइट वेव हो, ये न्यूटन समझता था। जबकि हाइजन जो था वो इवन दो वेव थ्योरी कर बिलीव करता था, बट ही डिड नॉट बिलीव्ड इन द डिफ्रैक्शन इन लाइट। पर उसको लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन का पता ही नहीं था। है ना अजीब बात, जो बिलीव नहीं करता था उसको पता था और जो बिलीव करता था उसको पता ही नहीं है कि लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन होती है। यही वजह है जब लोग हाइजन से पूछते थे कि आप बोलते हो कि लाइट वेव है तो लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होती, तो बेटा इसके पास कोई आंसर नहीं होता था। ठीक है। फाइनल पॉइंट, फ्रेस्नेल करेक्टली अप्लाइड हाइजन्स प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन इन लाइट।
बेटा फ्रेस्नेल ने हाइजन प्रिंसिपल अप्लाई करके लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। मारिया ग्रिमाल्डी ने डिफ्रैक्शन को डिस्कवर किया था, पर उसको एक्सप्लेन किसने किया था? फ्रेस्नेल ने। और कौन सा प्रिंसिपल लगाया था? हाइजन प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट की डिफ्रैक्शन है ये हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सप्लेन होती है, जबकि रे ऑप्टिक्स के हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं होती।